सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। मैं हूं आपका मेजबान इशफा गौहर और मेरे साथ है ज़हूर। आज हम प्रोग्राम आपके सामने रख रहे हैं जी सलाम जे के, इस उम्मीद के साथ कि आज की नशियात में पूरा 10 बजे तक जब आप हमारा साथ देंगे तो बात जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात की आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बात न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात की रखेंगे बल्कि बात आज ज़रूर सरहदों की भी करेंगे। बात उस बड़े बयान की भी करेंगे जो बयान वज़ीर आज़म साहब की तरफ से दिया गया, और न सिर्फ वज़ीर आज़म साहब की तरफ से दिया गया है बल्कि वो बयान भी जिस बयान को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर तरह तरह की सुर्खियां बन रही है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। और ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलेंगे। काफ़ी वक्फे के बाद तालीमी इदारे खुल रहे हैं, सूरत हाल है क्या, वज़ीर आला साहब कहाँ पर आज जा रहे हैं उस पर भी नज़र रखेंगे, और दिल्ली के अंदर सियासत किस तरीके की चल रही है, ये तमाम मामला आज आपके साथ सामने हम रखेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके में एक एक करके तजिया तबसरा भी होगा इस प्रोग्राम के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे हमारी राब्ता ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, क्योंकि ये वो जरिए हैं सोशल मीडिया के जहां पर आपके और हमारे रिश्ते और राब्ते और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। आपके आसपास अगर कोई हलचल है, अगर कोई खबर है तो ज़रूर हमें बाखबर करें ताकि हम दुनिया तक जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की तमाम सूरत हाल से आगाही दिला सके। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है और सबसे पहले उस किताब के अवराक को पढ़ते हैं जो हिस्ट्री ऑफ द डे है, और सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नजर डालेंगे ज़हूर, और उसके बाद एक एक करके हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। वक्फे वक्फे से आप तक खबर आएगी, तजिया आएगा, तबसरा आएगा, लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। बहुत शुक्रिया इशफाक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत टाइप फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है। आज मई की 13 तारीख है, साल 2025 है, मंगलवार का दिन है, लेकिन माजी में आज के दिन कौमी और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है एक एक करके वो आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 13 मई 1648 में दिल्ली में लाल किला की तामीर मुकम्मल हुई। आज के दिन ये पेशरफ्त हुई थी। 1952 में आज के दिन आज़ाद भारत में पार्लियामेंट का पहला इजलास बुलाया गया, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 13 मई 1962 में आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन मुल्क के दूसरे सदर बने। ये एजाज इन्होंने आज अपने नाम किया था। 1978 में आज के दिन मुल्क का पहला परचम बरदार जहाज INS दिल्ली की सर्विस बंद हुई थी। और 1998 में आज के दिन दुनिया भर की तनकीद और दबाव की परवाह किए बगैर भारत ने मजीद 2 एटमी तजुर्बात किए। अगरचे दुनिया का दबाव भी था, तनकीद भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 2 एटमी तजुर्बात आज के दिन हुई 1998 में। और आज के दिन 13 मई 2000 में, आज से 25 बरस कबल, मिस इंडिया लारा दत्ता ने कब्रिस में मिस यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम किया था। और आज के दिन 2010 में, आज से 15 बरस पहले, भारतीय समाजी कारकुन इला भट्ट को युवा इनोमन अवार्ड से नवाजा गया। और 1643 में आज के दिन चिली में आए तबाहकुन ज़िलज़िले से सेंटियागो की 1/3 आबादी का खात्मा हुआ। 1830 में आज के दिन जमहूरिया इक्वाडोर का क़याम अमल में आया, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। बरतानवी खातून शेर बगैर एवरेस्ट फतह करने का कारनामा आज के दिन अंजाम दिया था। 1967 में आज के दिन जाकिर हुसैन भारत के पहले मुसलमान सदर मुंतखब हुए, ये एजाज़ उन्होंने आज के नाम किया था। और आज के दिन अमेरिका ने मैक्सिको के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, ये आज के दिन हुआ था 13 मई 1846 में, जब अमेरिका ने मैक्सिको के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर जंग का ऐलान किया था। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है, ये एक एक करके हमने आपके सामने रखे। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात आज के दिन के हवाले से करेंगे। और आपको बता दें कि जहां भारत पाक कशीदगी के दौरान जो एयरपोर्ट्स या फ्लाइट्स है वो राब्ता मुतासर हुआ था, और अब उम्मीद की जा रही थी कि आज दोबारा परवाजें बहाल होंगी, लेकिन सांबा में कल ड्रोन सरगर्मियां देखी गई, जिसके बाद फिर से जम्मू एयरपोर्ट को फिलहाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां पाक भारत के दरमियान जंगबंदी हुई है और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि आज जो परवाजें हैं वो बहाल होंगी, एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल होंगी, लेकिन खबर यह है कि सांबा में शाम देर गए ड्रोन सरगर्मियां फिर से देखी गई, जिसके बाद जम्मू एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
श्रीनगर हवाई अड्डे पर अभी तातुल बरकरार है। खबरें आ रही है कि ऑपरेशन बहाल है, लेकिन अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, वो ताज़ा अपडेट हमें देंगे। इधर आपको बता दें कि एयर इंडिया ने 6 मकामात पर परवाजें मनसूख करने का ऐलान किया है। साथ ही साथ एयर इंडिया ने इस हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है और कई मकामात के जो फ्लाइट्स थे उन्हें एयर इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख करने का ऐलान किया है। भी कुछ परवाजें मनसूख करने का फैसला लिया गया है। अगरचे कल बाज़ाब्ता तौर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बात का ऑर्डर जारी किया था कि एयर स्पेस खोल दी गई और तमाम 32 एयरपोर्ट जिन पर जहां पर हवाई जहाज़ों को उड़ाने पर पाबंदी थी वो हटा दिया गया था और ट्रैवल एडवाइजरी ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन कल रात देर के वाक़े के बाद जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है एयर इंडिया फोर्सेस का जम्मू के अंदर, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर फ़िलहाल आज के सुबह के लिए ये था कि जनाब कोई भी परवाज़ यहाँ जम्मू के हवाई अड्डे पर नहीं आएगी। और फिर फ़ौरन से बेशतर हमने देखा कि एयर इंडिया की तरफ से और इंडिगो की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अपने उन तमाम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी जो इस जहाज़ के ज़रिए से श्रीनगर या जम्मू के लिए आना चाहते थे। और ये कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र और अपने तमाम लोगों की हिफाजत के लिए जम्मू, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर, राजकोट के लिए 13 मई सन 2025 को जो परवाज़ें जानी थी वो फ़िलहाल मुअत्तल कर दी गई हैं। और इसी तरीके से एयर इंडिया ने यह भी साफ कर दिया कि जो 2 परवाज़ें जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट के लिए जानी थी उन्हें भी मुअत्तल कर दिया गया है। इंडिगो ने भी इसी तरीके से अपनी तमाम परवाज़ें जो जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर के लिए जा रही थी उनको रोकने का फैसला लिया। और ये फैसला तब लिया गया जब सूरत हाल तो थोड़ी सी बेहतर आपको ज़रूर नज़र आ रही थी लेकिन पुरतनाव थी। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि एयर इंडिया और इंडिगो ने मुख्तलिफ शहरों के लिए जाने वाली परवाज़ों को फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस ज़िमन में उनकी तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। याद रखिएगा 32 के करीब ऐसे एयरपोर्ट्स थे जहां पर परवाज़ें रोक दी गई थी, लेकिन बाद में सूरत हाल बेहतर हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता करके उन तमाम इलाकों के अंदर परवाज़ें दोबारा शुरू हो गई थी। तो फ़िलहाल जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर और चंडीगढ़ और राजकोट के लिए फ़िलहाल परवाज़ें नहीं चलेंगी। इस तरीके की बात जो है वो 2 बड़ी परवाज़ों की कंपनियों की तरफ से कहा गया है। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, एविएशन के डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ये एहतियाती फ़ैसला जो है वो 2 एयरलाइंस की तरफ से लिया गया है। एक एयरलाइंस इंडिगो और एक एयरलाइंस है एयर इंडिया, जिन्होंने फिलहाल ये फैसला लिया है। अपने 2 नुमाइंदों के पास चलेंगे, श्रीनगर चलेंगे जहां से इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले शिल्पा आपके पास आएंगे। कल जिस तरीके की गतिविधि रात को देखी गई है और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर डिफेंस फोर्सेस की तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आया, लेकिन उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद आज जो एयरपोर्ट है वो फंक्शनल होगा और पिछले कई दिनों से जो जहाज़ नहीं आ पा रहे थे वो आना शुरू हो जाएंगे। अभी क्या पूरे दिन के लिए आज ये रोक दिया गया है या सुबह की परवाज़ें जो सुबह 8 बजे 9 बजे आनी थी या 10 बजे आनी थी उनको रोक लगी है, बाकी परवाज़ें आएंगी? क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 एयरलाइंस की खबर है जिन्होंने अपनी परवाज़ें रोकने का फैसला लिया है। इसके अलावा और 2-3 कंपनियां हैं जो परवाज़ें चलाती हैं जम्मू और श्रीनगर के लिए। तो जम्मू एयरपोर्ट से आपके पास क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है और क्या वाकई तौर पर एयरफोर्स की तरफ से पूरे तरीके से आज दिन के लिए ये बंद कर दिया गया है? देखिए, जिस प्रकार से सामान जिला में सस्पेक्टेड ड्रोन जो है वो बीती रात देखने को मिले और इस समय अगर हम बाद में देखिए नॉर्मल स्थिति है पूरी तरीके से सिचुएशन की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो है वो इस समय नियंत्रण जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर जम्मू एयरपोर्ट जहां पर देखिए 32 एयरपोर्ट की कल बात कही गई थी कि 32 एयरपोर्ट जो है वो खोल दिए जाएंगे। फिलहाल जिस प्रकार से आपने कहा कि एयर इंडिया और इंडिगो जो कि जिन्होंने अपनी फ्लाइट पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन वहीं पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की मैं बात करूं तो ये साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया है कि फ्लाइट जो है वो ऑपरेट करेगी। एक फ्लाइट जो कि दिल्ली की तरफ जाएगी और एक फ्लाइट जो कि श्रीनगर की तरफ जाएगी। ये जम्मू एयरपोर्ट से जो है यानी कि ये ऑपरेट करेंगी और एक फ्लाइट दिल्ली की तरफ और एक फ्लाइट जो है वो श्रीनगर की तरफ जो है वो रवाना होगी। लेकिन वहीं पर एयर इंडिया और साथ ही साथ इंडिगो की बात करें तो उनके द्वारा कोई भी फ्लाइट जो है वो जम्मू एयरपोर्ट से ऑपरेट नहीं करेगी, कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं होगी, कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होगी। लेकिन एयर इंडिया
ने जो है वो ये साफ कर दिया है कि वो दिल्ली के लिए एक फ्लाइट जो है वो ऑपरेट करेगी, साथ ही साथ श्रीनगर के लिए जो है वो फ्लाइट जो है वो ऑपरेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जम्मू एयरपोर्ट टेक ऑफ भी होगा और लैंडिंग भी होगी। क्या इस सिलसिले में कोई डिटेल आई है कि कितने बजे ये टेक ऑफ और लैंडिंग होगी? देखिए फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि 2 फ्लाइट का यहाँ पर शेड्यूल जो है वो मेंशन किया गया है। टाइमिंग की अगर मैं बात तो फिलहाल इस समय अगर बात करें तो इस समय कोई भी जानकारी नहीं है टाइमिंग के रिलेटेड, लेकिन 2 फ्लाइट्स बताई गई है एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा कि 2 फ्लाइट यहाँ पर जो है वो दिल्ली यानी कि एक फ्लाइट दिल्ली और एक फ्लाइट जो है श्रीनगर जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये है कि शायद जम्मू से कुछ जहाज चलेंगे, लेकिन 2 एयर कंपनियां इंडिगो और एयर इंडिया ने पहले ही जम्मू एयरपोर्ट पर आने से साफ अपनी परवाजें जो है वो कैंसिल कर दी हैं। न सिर्फ जम्मू बल्कि दीगर एयरपोर्ट्स पर भी उनकी परवाजें आज एहतियातन नहीं चलेंगी। इमरान नाइकू के पास चलेंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट की क्या कुछ पोजीशन है, क्योंकि 2 एयरलाइंस ने अपनी परवाजें मनसूख की हैं, नॉटम खत्म हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया था कि तमाम परवाजें एज पर शेड्यूल चलेंगी, लेकिन रात देर गई की कार्रवाई के बाद एहतियातन जो फैसला लिया गया, तो अभी जो सुबह परवाजें आनी थी क्या वो आ चुकी हैं या अभी तक आना बाकी है? देखिए, जिस तरीके से कल ये एयर इंडिया की जानिब से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से ये बताया गया कि तमाम जो 32 फ्लाइट्स है वो 32 एयरपोर्ट से वहां से फ्लाइट्स रिज्यूम हुई और ये एक खुशी की लहर दौड़ गई थी पैसेंजर्स के अंदर, और खासकर जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक है। लेकिन आज सुबह जो अचानक से एयर इंडिया और इंडिगो की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई और उन्हें कहा कि वो श्रीनगर समेत मुतअद्दिद जो एयरपोर्ट्स के अंदर उनकी जो फ्लाइट्स है उन्हें वो एहतियाती तदाबीर के तौर पर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से फिलहाल कैंसिल कर रही हैं। ताहम अगरचे अभी हमने श्रीनगर के यहाँ एक आला अधिकारी से, एक हायर ऑफिशियल से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की और उनसे आज की इस डेवलपमेंट के बारे में जानने की कोशिश की, चूंकि उन्होंने इसका जो हवाला देते हुए कहा कि यकीनी तौर पर एयर इंडिया और इंडिगो ने एहतियाती तौर पर अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल किया। ताहम इसके अलावा 4 जो फ्लाइट्स हैं वो श्रीनगर के शेखुल आलम हवाई अड्डे से चलेंगी। अलबत्ता उन्होंने मजीद इस पे कमिट करने से जो है गुरेज किया कि वक्त टाइमिंग क्या है, उनकी कितने बजे निकलेंगी। अलबत्ता सिर्फ ये कमिट किया गया है कि एक ये कि जो एयर इंडिया और इंडिगो ने फ्लाइट्स कैंसिल करने का ऐलान किया है फॉर सिक्योरिटी रीजन। दूसरा ये कि एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल होगा, पूरे स्टाफ को बताया गया है कि वो जो है अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए और सारे जो नॉर्मल मामलात होते हैं एयरपोर्ट के अंदर वो चलेंगे। और लेकिन जो अब ये जो खबर सामने आई कि 2 जो एयरपोर्ट्स ये जो इंडिगो और एयर इंडिया है इनकी कैंसिल यकीनी तौर पर इसकी वजह से अब लोग भी तजब्जुब का शिकार हुए हैं। तो क्या जिन लोगों के पास एयर टिकट्स है आज श्रीनगर से नई दिल्ली, श्रीनगर से दीगर रियासतों के लिए जाने के लिए, उनका एयरपोर्ट का आना सिलसिला शुरू हो गया है? क्या उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर परमिट किया गया है एयरपोर्ट के अंदर आने के लिए? देखिए, इस सिलसिले में ये बात भी हमने यहाँ जानने की कोशिश की थी कि इस हवाले से क्या कुछ डायरेक्शंस पास की गए। तो फिलहाल जिस तरह से मैंने कहा कि 4 जो फ्लाइट्स है वो यहाँ से रन करेंगी, वो टेक ऑफ होंगी और इस सिलसिले में जिन्होंने ऑलरेडी जो बुक की हुई है टिकट्स और उन्हें बताया गया है कि वो काउंटर सेंटर से जो है कांटेक्ट करें, ऑलरेडी वहाँ जो नंबर दिए गए, सो दैट अकॉर्डिंगली उन्हें अकोमोडेट भी किया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है उन्हें बताया जाएगा कि उनके लिए आगे क्या कुछ करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जम्मू और श्रीनगर पर तजब्जुब बरकरार है। जम्मू के अंदर भी परवाज आ सकती है, श्रीनगर में भी आ सकती है। 2 जहाज की कंपनियां जो एयर इंडिया एयरलाइंस है, इंडिगो एयरलाइंस और एयर इंडिया, इनकी तरफ से फिलहाल जम्मू के लिए परवाजें आज नहीं आएंगी। इस ज़िम्न में पहले ही उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन जरा एक और अहम खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं स्कूलों की। आओ स्कूल चले हम। भारत पाक तनाज़े के 20 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बंद थी, लेकिन आज से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। श्रीनगर और जम्मू के मुतअद्दिद मकामात पर स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला
फैसला ले लिया गया है सरहदी इलाकों के अंदर, जिनमें कुपवाड़ा है, जिनमें गुरेज सब डिवीजन है, जिनमें बारामूला का कुछ इलाका है, वहां पर आज ये स्कूल नहीं खुलेंगे। यानी वो स्कूल जो सबसे वर्स्ट हिट एरियाज के अंदर है, जिनमें पुंछ राजौरी भी है और दीगर इलाके भी हैं, वहां पर आज स्कूल नहीं खुलेंगे। रेस्ट जो सरहदी तनाव से बिल्कुल दूर दूर के स्कूल है, वहां पर आज बाज़ाब्ता तौर पर दरसी निज़ाम को बहाल करने की बात रखी गई। और ये ताज़ा तस्वीरें आज आपको जम्मू और श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से हैं, जहां पर सुबह सुबह स्कूल खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको अवंतीपोरा से, पुलवामा से, कुलगाम से, श्रीनगर से और जम्मू के मुतअद्दिद मकामात से हैं, जहां पर नन्हे बच्चे अपना रूटीन का स्कूल का वर्क शुरू कर चुके हैं और सुबह सुबह स्कूल्स को खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल थोड़ा सा कंफ्यूजन और क्या जरूर देखने को मिला था, जब सूबाई इंतजामिया जम्मू की तरफ से पहले स्कूल बंद करने का एक ट्वीट किया गया था एक्स पर, और उसके फौरन बाद दूसरा बयान आया कि स्कूल खुले रहेंगे जम्मू के अंदर, लेकिन आज भी जम्मू के मुतअद्दिद मकामात पर स्कूल बंद ही रहेंगे। एहतियाती तौर पर तमाम मामलात पर नज़र रखी जा रही है। ताहम बड़ी बात ये कि तदरीसी अमला पहले से ही मुतहरिक था, उन्हें पहले ही कह दिया गया था कि वो स्कूलों के अंदर हाजिर रहें, और आज से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू और श्रीनगर के अंदर एक हफ्ते के तातुल के बाद दोबारा स्कूल खुलना शुरू हो चुके हैं। एक बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने जो सुध बता रही है कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके पटरी पर जिंदगी लौट आ रही है। लेकिन अभी भी सरहदी इलाके, जिनमें कुपवाड़ा है, केरन है, टंगडार है, मत्सिल है, गुरेज है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से कुपवाड़ा का वो सब डिवीजन जिसे गुलमर्ग सब डिवीजन कहते हैं, और फिर यहाँ दूसरी बेल्ट पर आएंगे तो पुंछ, राजौरी, रियासी का वो इलाका जहाँ पर सबसे वर्स्ट हिट शेलिंग हुई थी, वहाँ पर स्कूल मुसलसल बंद रहेंगे। और इस ज़िमन में इंतजामिया का मानना है कि कल बाज़ाब्ता तौर पर इन इलाकों के अंदर स्कूल खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, इस ज़िमन में भी फैसला लिया जाएगा। और क्या ऑनलाइन मोड पर क्लास लिए जाएं उन इलाकों के अंदर जहां पर स्कूल अभी भी नहीं खोले जा सकते हैं, या जहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वालिदैन बच्चे अपने घर बार छोड़कर दीगर मकामात पर हैं, तो उनकी दरसी निज़ाम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस ज़िमन में भी एक प्लान को तरतीब देने की कोशिशें की जा रही हैं। श्रीनगर चलेंगे, इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। सईद इरफान, अपडेट करें, बच्चों ने अपनी कमर कस ली है और बाज़ाब्ता तौर पर सुबह सुबह हमने देखा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर बच्चों का आना शुरू हो गया है। क्या कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके पास, क्या कोई इतला ये कि स्कूल कोई बंद है, ऑनलाइन मोड पर चलाने की भी बातें हो रही है? क्योंकि वालिदैन अभी भी काफ़ी कसमपुरसी के शिकार है, क्योंकि कल रात देर के मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन की खबरें सामने आई, उनको गिराने की खबरें आई, सायरन भी बजा कुछ इलाकों के अंदर। तो इस बीच क्या कुछ सूरत हाल है आज? देखिए गौहर साहब, जहां तक एजुकेशन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सकीना इद्दू का ताल्लुक है, स्कूल और कॉलेज की जो मिनिस्टर है अनबीपी नगर में बात करूं तो कल जिस तरीके से उन्होंने जी एक फरमान जारी किया कि नॉन बॉर्डर एरियाज में जो है तकरीबन स्कूल बंद रहेंगे और उसका फैसला जो है यानी आज लिया जाएगा। मगर कल इनका फैसला ये भी था कि आज वादी कश्मीर में प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ यहाँ एक खूबसूरत लहर देखने को मिलेगी। इस बीच अगर देखा जाए तो रीओपनिंग ऑफ कॉल्स फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो फिलहाल है, मगर बॉर्डर एरियाज पे अभी स्कूल्स कॉलेज जो है फिलहाल बंद पड़े हुए हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए बच्चों में एक अच्छी लहर, बच्चों में एक अलग सी खुशी सुबह सुबह देखने को मिली। जब हम ग्राउंड पे पहुंचे हमने देखा कि दे वर सो एक्साइटेड कि दोबारा से स्कूल खुल गए, अब पढ़ने लिखने का मौका दोबारा से मिलेगा। और स्कूल्स में जिस तरीके से एक्टिविटीज होती है, क्योंकि पिछले 5-7 दिनों से जो घर में एक तनाव बन गया, एक डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन हमने बच्चों में देखा था, दैट वाज वेरी टर्बल, और उसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा पैनिक में आ गए थे। मगर जब उन्होंने सुना कि कल से स्कूल खुल रहे हैं और दोबारा से मौका मिल रहा है, और आज हमने ये खूबसूरत सी लहर हर एक गली टू कॉर्नर देखी शहर के अलग अलग। इरफान, ये भी बताइएगा चूंकि 8 मई से लगातार कई तालीमी इदारे बंद थे और अब स्कूल जो है वो खुल गए हैं, खासकर मैदानी इलाकों में, तो आपने वालिदैन से भी बात की, उनका इस पर क्या कहना था? चूंकि कल फिर से ड्रोन सरगर्मियां देखी गई, क्या वालिदैन इसके लिए राजी है तालिब इल्मों को स्कूल भेजने के लिए? देखिए अगर देखा जाए तो कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे को रिस्क में डाले। जब इस तरह के मामलात बनते हैं तो पहले उसकी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के मामलात सामने नजर आते हैं। मगर अब एश्योरेंस जिस तरीके से उनका भी मानना है कि सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस मेजर्स लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उनका ये भी मानना है कि ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो सेफ जोन्स है वहां पर अगर बच्चे जाएंगे तो वो सेफ जोन्स में रहेंगे।
वहां पर होनी चाहिए। दूसरी जानिब अगर जैसे सर ने कहा कि ऑनलाइन को लेकर अभी एक खबर मेरे पास है मीनवाइल एनआईटी श्रीनगर को लेकर जिसमें रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है और लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर अगर जो वेरिस्टीज में जो इलाके हैं वहां पर ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कोर्सेज को मई 13 तारीख से लेकर जून 6 तक मुकर्रर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। और इस बीच अगर एनआईटी श्रीनगर को लेकर बात करूं, जो प्रोफेसर अदीकुर रहमान साहब है उन्होंने कहा है कि जो बॉर्डर एरियाज में भी जो टेंशन्स बन रही है वहां पर बच्चे भी चले गए हैं घर की तरफ और स्टाफ के साथ साथ जो फैकल्टी मेंबर्स है वो भी ट्रैवल करके अपने रेस्पेक्टेड होम टाउन्स में चले गए हैं। तो फिलहाल कॉलेज एंड हॉस्टल्स को रीओपन दोबारा किया जाएगा जून 9 तारीख को, जिसमें फैसिलिटेट किया जाएगा रिटर्न टू कैंपस। तो बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एनआईटी के अंदर फिलहाल तालीमी सरगर्मियां बहाल होंगी लेकिन ऑनलाइन स्कूल्स को खोलने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरहदी इलाकों के अंदर अभी भी चंद स्कूल बंद है और आज इंतजामिया की तरफ से वहां पर भी फैसला लिया जाएगा कि क्या ऑनलाइन मोड पर तलबा को पढ़ाया जाए या फिर कर दोबारा से शुरू किया जाए। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे। इस तमाम सूरत हाल के बीच जरा बात रात देर गए की भी करते हैं जो इंतहाई अहम है, क्योंकि कल एक बार फिर पाकिस्तान की वो कोशिश सामने आई जहां पर ड्रोन्स के जरिए से रैकी और हमला करने की कोशिश थी। ताहम डीजीएमओस की मुलाकात के सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर ड्रोन्स जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर देखने को मिले हैं। और ये जब जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर ये ड्रोन्स देखे गए तो एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट किया गया और डिफेंस सिस्टम ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर हवा में चलने वाले इन ड्रोन्स को नाकारा बना दिया है। और जब ये इस तरीके की कार्रवाई चल रही थी, सामा आरसपोरा के अंदर जोरदार धमाके भी हुए और इन धमाकों की वजह से खौफ और हिरास भी फैल उठा है। आपके सामने आपके टीवी पर वो तस्वीर है जो रात देर गए सांबा से सामने आई, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज एयरफोर्स की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर हाई अलर्ट पर रहते हुए इस हमले को भी नाकाम बना दिया है। सर्विलेंस ड्रोन को शॉट डाउन कर दिया गया जम्मू कश्मीर और पंजाब के अंदर और यही वजह है कि अमृतसर के अंदर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया था और आज सुबह भी अमृतसर के एयरपोर्ट पर किसी भी जहाज को आने की इजाजत नहीं थी। रात देर गए ब्लैकआउट की वजह से भी जो परवाज दिल्ली से अमृतसर की ओर आ रही थी उसे वापस भेज दिया चाहिए। तस्वीर सामने जो बता रही है कि धमाका जब हुआ, ड्रोन को जब गिराया गया उसके बाद सूरत हाल किस तरीके की रही है। इसलिए हमेशा जो एडवाइजरी है कि जब भी आपके इलाके के अंदर इस तरीके की कोई तनपुर तनाव सूरत हाल हो तो आप फिल्म बनाने के बजाय महफूज मकामात की ओर चले जाए, क्योंकि कल भी इतला है कि यहां पर एक जवान के एक सिविलियन के जख्मी होने की खबर है। एक तरफ से जहां सांबा के अंदर यह सूरत हाल बनी हुई थी, वहीं पर खबर रसा इदारों के मुताबिक श्रीनगर के हसास मकामात पर भी 10 से 12 ड्रोन जो है वो नजर आए, जिसके बाद वहां पर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया था। और यही सूरत हाल अमृतसर, होशियारपुर और दीगर मकामात पर भी थी, जहां पर ब्लैकआउट के साथ साथ सायरन भी बजाए गए और सिक्योरिटी एजेंसी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन ड्रोन्स को भी गिरा दिया है। लेकिन इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या सांबा के अंदर, जहां रात देर के पुरतनाव सूरत हाल थी, सुबह किस तरीके की है और सिक्योरिटी एजेंसियां कितनी मुतहरिक है। इस तमाम मामलों पर बात करने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल हमने देखा कि सूरत हाल क्या कैसी बनी हुई है, जहां एक तरफ से हवा के अंदर एक बार फिर ड्रोन्स दिखे लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां काफी एक्टिव दिखी और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इन ड्रोन्स को गिराया गया। अब खबर आज सुबह की किस तरीके की, और खबर यह भी थी कि कल जब ये तमाम कार्रवाई चल रही थी तो एक सिविलियन के घायल या जख्मी होने की भी खबर थी। लगभग 7:45 से 8 बजे का वो समय जब पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो एड्रेस था वो चल रहा था और उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे ही एड्रेस खत्म होता है तो एड्रेस के खत्म होने के कुछ ही मिनट्स के बाद यहाँ पर आसमान में कुछ सस्पेक्टेड लाइट्स देखी जाती हैं, जिसके चलते हमने ये कह दिया कि एक बार फिर से यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रोन्स का जो अटैक है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिसके बाद फौरन जो वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से इन तमाम ड्रोन्स को जो है वो मार गिराता है। लेकिन उसके बाद के हमने जो हालात देखे, हम फौरन अस्पताल पहुंचे, जिला अस्पताल सांबा में, क्योंकि ये कहा गया कि एक मकान
जान को थोड़ा नुकसान जो है वो जरूर हुआ है, और वहां पर लेडी एक जो है वो पैनिक हुई है, वो शॉक में गई है, जिसके बाद उस लेडी को अस्पताल में लाया गया, उसका यहाँ पर इलाज चला और उसको बाद में जहां से शिफ्ट किया गया जम्मू में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी की जो सिचुएशन है या उसके बाद की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो सिचुएशन अभी तक जो वो पूरी तरह से एक बार फिर से नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से सीज फायर पहले किया गया, सीज फायर का फिर पाकिस्तान ने वायलेशन किया और उसके बाद एक दिन बीच में ठीक रहा, लेकिन कल दोबारा से जिस तरह से डीजीएमओ लेवल पर भी बात होती है, लेकिन एक बार फिर से कुछ ही घंटे के यहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन्स का देखे जाना, यहाँ पर हमला करने की कोशिश करना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से। ऋषि ये भी बताइएगा, ये जो कल फिर से ड्रोन देखे गए, कहां पर ये टारगेट करने की कोशिश की थी, जिसको बाद इसको नाकारा बना दिया गया, इस वाले से कोई अपडेट? और चूंकि जंगबंदी थी और जंगबंदी के बाद फिर इस तरह से माहौल बनना, ड्रोन देखे जाना, लोगों में किस तरह का रद्द-ए-अमल इसको देखा जा रहा है? देखिए मैं बताना चाहता हूं कि सांबा शहर की अगर बात करें तो सांबा शहर के बीचों बीच आसमान में ये तमाम ड्रोन जो वो देखे गए हैं, जिसके बाद से लोग जो वो थोड़ा सा घबरा जरूर गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके बाद फौरन यहाँ पर ब्लैकआउट जो हो जाता है, लोग भी अपने घरों की एहतियातन तौर पर लाइट्स को ऑफ कर लेते हैं, एयर सायरन यहाँ पर साउंड होता है और उसके बाद से पूरी तरह से स्थिति के ऊपर जो वो हर एक व्यक्ति जो वो नजर भी बनाए हुआ था। लेकिन 3 से 4 मिनट का ये पूरा वाकया है जब ये ड्रोन यहाँ पर देखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद से पुरजोर तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शांति देखी जा रही है, पूरी तरह से सिचुएशन नॉर्मल देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार ये कोशिश पाकिस्तान जो नापाक कोशिश कर रहा है कि ड्रोन के माध्यम से रैकी की जाए, अच्छा जी, ये भी जरा ऋषि फटाफट से बताइएगा, कल जब इन ड्रोन्स को गिराने की बात आई, हमने देखा कि एंटी ड्रोन सिस्टम ने अपना काम किया, तो वो जो ड्रोन गिरे क्या वो कहीं पर मिले, उसके बाद क्या उनको लिया कस्टडी में ताकि उनकी पूरी तरह से एफएसएल बनाई जाए, रिपोर्ट्स बनी? एक तो ये, दूसरा आज सुबह आप कह रहे हैं कि बिट नॉर्मल है, अगरचे स्कूल कॉलेज खोलने की बात है, सांबा की क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? जरा फटाफट से शेयर कीजिएगा हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ड्रोन्स जब कल मार गिराए उसका थोड़ा सा जो मलबा कह सकते हैं या जो भी स्प्लिंटर्स वगैरह वो एक घर पर जरूर गिरे हैं, तो लाइटली नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं जहां वहां घर के अगर लोगों की बात करें तो उसमें एक लेडी जो वो शॉक की वजह से थोड़ा सा जो है वो परेशान जरूर थी, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है सारा कुछ। लेकिन जब स्कूल्स के अंदर बात आती है तो कल ही जो फरमान डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें सांबा जिला की बात करें तो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में तमाम जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं वो आज बंद रहेंगे। तो पूरी तरह से बच्चे अपने घरों पर हैं, तमाम लोग अपने घरों पर सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि पैनिक वाली या घबराने वाली बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात हो रही थी ड्रोन्स की, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले फटाफट से आपको बताते हैं कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की भी मीटिंग हुई है और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की मीटिंग के अंदर बड़े फैसले लिए गए हैं। बड़ी खबर कि भारत पाकिस्तान के बीच डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक बार फिर रात देर गए बात की है और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि सरहदों पर फौजी तनाव को कम किया जाएगा। बड़ी खबर कि सरहदों पर फौजी तनाव को कम कर दिया जाएगा। फौजियों की जो अक्सरियत वहां पर है, यानी जिस तरीके की तादाद फौजियों की है उस तादाद में कमी की जाएगी। बड़ी खबर एक बार आ रही है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने दोनों तरफ ये इस बात को मान लिया कि फॉरवर्ड पोस्ट पर, अग्रिम चौकियों पर जो फौजी तैनात हैं उन फौजियों की तादाद में कमी की जाएगी, इस तरीके की खबर सामने आ रही है। ताहम दोनों अफवाज के सरबराह डीजीएमओज ने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं टूटना चाहिए और जो तनाव है इस तनाव को मजीद कम करने की कोशिश की जाए। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाय जो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला थे, जिन्होंने तकरीबन हॉटलाइन पर गुफ्तगू की है और ये बातचीत 15 से 20 मिनट तक रही है, जिस दौरान दोनों अफवाज की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी तरह की कोई आर्टिलरी शेलिंग, कोई फायरिंग और किसी तरीके का कोई भी माहौल या इस तरीके का कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिससे सीज फायर दोबारा से टूटे। अब ये सीज फायर कहाँ होगा जी? ये जंगबंदी कहाँ पर होगी? ज़मीन पर, यानी सरहदों पर।
हवा में यानी एयर वाले इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इसका हिस्सा बनाए गए हैं, और समंदरों के अंदर यानी हवा में भी, ज़मीन पर भी और समंदरों में भी इस ये जो सीज़ फायर है इसका इतलाक कर दिया गया है। और सीज़ फायर के दौरान किसी तरीके का कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, ये DGMOs की तरफ से साफ कर दिया गया। अब एक बात याद रखिएगा, कल प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे थे तो उससे पहले DGMOs की मीटिंग हुई, और DGMOs ने जब ये कहा कि हवा में भी सीज फायर है, तो कल वाले ड्रोन आए कहां से, एक बड़ा सवाल है। और क्या ये ड्रोन्स मुसलसल जो अब नया सिस्टम हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, कहीं सिक्योरिटी अलार्म तो नहीं बजा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बड़ी खबर कि सरहदों पर तनाव को कम किया जाएगा, फिजा में तनाव को कम कर दिया जाएगा, समंदरों में तनाव को कम करने की बात रखी गई है। DGMOs के बीच बातचीत हुई है, लेकिन सवाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी उठा रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरफ से DGMO लेवल की बातचीत तो कर रहा है, लेकिन हर दिन अगर ड्रोन इसी तरीके से आते रहे, हर दिन भारत उनको गिराता रहा, तो ये एक संगीन और बड़ा चैलेंज बनेगा और शायद ये सीज फायर आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ मुबस्सिरीन का यह भी मानना है। तो DGMOs ने सरहदों पर फौजी जमाव को कम करने के हवाले से भी अपनी बात रखी है। याद रखिएगा 22 अप्रैल 22 सरन पहलगाम का मामला, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पुरतनाव हालात हुए, जंग जैसी सूरत हाल हुई, फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल भी चलाए गए, और सरहद पार जो सूरत हाल बनी वो किसी से छुपी नहीं है। और इस बीच सरहदी तनाव के बीच पुंछ, रजौरी, मत्सिल, करना, केरन, गुरेज जैसे वो गांव जहां पर इंसानी आबादियां थी, आज वैरान पड़े हैं पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको कि उमर अब्दुल्ला ने कमर कस ली है, किस बात के लिए कमर कसी है, क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे, और फिर उस बात पर आएंगे जो पॉलिटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जवाब यूएस से आया है, और यूएस और भारत के बाद के बीच पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या कुछ बन रही है बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के देख रहे हैं आप। 9:08 हुआ चाहते हैं। दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। बात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर लोग पाकिस्तान की गोलाबारी का शिकार हुए हैं।
उन मुतासरीन से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, यकजहती का इजहार कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें इमदाद की यकीन दहानी भी करा रहे हैं। जहां वो उन्होंने जम्मू का दौरा किया, कल पीर पंचाल के दौरे पर थे, लेकिन बड़ी खबर ये कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज शुमाली कश्मीर का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आला आज कुपवाड़ा, कैरन और हो सकता है उड़ी का भी दौरा करेंगे और वहां पर जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से मुतासरीन जो लोग हैं, कई लोगों ने जान भी गंवाई, कई लोग जख्मी हैं, उनके इमलाक तबाह हुए हैं। फिलहाल उन्हें अगरचे रिहैबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन खबर यह है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा का दौरा करेंगे, कैरन सेक्टर का दौरा करेंगे और वहाँ पर मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और जो उनको सहूलियात फराहम की जा रही है उसका वो जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ उन्हें इमदाद की यकीन दहानी भी कराएंगे, क्योंकि लगातार ये लोग जो है घरों को छोड़ करके आए हैं, जो पाकिस्तान की गोलाबारी से निशाना बने, उन्हें घर छोड़ना पड़ा है। हुकूमत ने अगरचे उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जहां पर उन्हें सहूलियत फराहम की जा रही है, बुनियादी सहूलियत फराहम की जा रही है, लेकिन इन लोगों के जो घर है वो तबाह हो चुके हैं, इमलाक को नुकसान पहुँचा है, इनके माल मवेशी ख़त्म हो चुके हैं और इस हवाले से लगातार वज़ीर आला इन लोगों से मिल रहे हैं, इनकी बात सुन रहे हैं और आज खबर ये है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला शुमाली कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां बारामुल्ला के सरहदी इलाके हैं वहां का भी वो दौरा कर सकते हैं और साथ ही साथ कैरन, टंगडार इन इलाकों का भी दौरा करेंगे और वहां पर जो मुतासरीन हैं, जो पाकिस्तान की गोलाबारी से निशाना बने हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे। खबर ये भी है कि वो वहाँ पर एक मीटिंग का जायज़ा भी लेंगे ताकि जो मुतासरीन हैं उन्हें भरपूर इमदाद फराहम की जाए। खबर उमर अब्दुल्ला लगातार उन इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। कल पुंछ में थे, आज करना, केरन, टंगडार के दौरे पर हैं, कल उड़ी जाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कल उड़ी जाएंगे और उड़ी में जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर शेलिंग की वजह से लोग परेशान हैं, तो वहां पर भी कल वो मुआयना करने जा रहे हैं और उसके बाद जम्मू वापस आकर सांबा, हीरानगर के इलाकों में भी वज़ीर आला एक बार फिर मुआयना करेंगे। याद रखिएगा, जहां एक तरफ से रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहाड़ी इलाकों के अंदर, उन इलाकों के अंदर जहां पर शेलिंग की वजह से ज़बरदस्त नुकसान हुआ, आज खुद मुआयना कर रहे हैं और दूसरी तरफ से रियासत के यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब है, वो भी लगातार इंतजामिया के साथ राब्ते में और हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई जा रही है। इस बीच कल हमने देखा कि सज्जाद गनी लोन जो मेंबर असम्बली है, उन्होंने भी कल मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था। साहिल शमीम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। साहिल, जरा अपडेट करें, उमर अब्दुल्ला का आज नॉर्थ कश्मीर का दौरा है और खबर यह है करना, केरन, टंगडार, कुपवाड़ा के कई इलाकों का दौरा करेंगे। कल हमने देखा कि सज्जाद गनी लोन भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर चुके हैं, तो क्या कुछ आज डिटेल्स आपके पास है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं उमर अब्दुल्ला और ग्राउंड जीरो पर क्या तैयारियां हैं? अभी जो है वो श्रीनगर में ही है, लेकिन ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि वो छापरा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तो इंतजाम मुकम्मल किए गए सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि हर इलाके इस वक्त जो है उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस नजर आ रही है। लोग जो है यहाँ टंगडार में उसका वेट कर रहे हैं और वो जो है टंगडार के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पे है आज, जिसमें कंडी है, पटकुआ है, हाजी नगर है, जहाँ पर ये शेयरिंग हुई है, उन लोगों से जो है। अच्छा शमीम, ये बताइएगा, आप खुद टंगडार में मौजूद है, तो क्या मकामी मेंबर असम्बली भी वहाँ पर मौजूद है? क्योंकि हमने देखा उमर अब्दुल्ला जहाँ पर भी गए, मकामी मेंबर असम्बलियों को अपने साथ रखा, उनकी हौसला अफजाई भी की और उन्होंने जिस तरीके से इस खतरनाक हालात में काम किया है, उनकी पीठ भी थपथपाई। तो क्या इस वक्त मेंबर असम्बली वहां पर मौजूद है? क्योंकि अगर चॉपर में आएंगे, बाई एयर आएंगे उमर अब्दुल्ला साहब, तो सीधी सी बात है, तो तैयारियां मुकम्मल तो होंगी, लेकिन क्या एमएलए वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल, जो यहाँ पे है वो
साहब और उनके साथ में यहाँ पर जो है MLA लोनार कैसर जमशेद लोन और MLA ट्रायग्राम मीर सैफुल्लाह जो है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो है अभी यहाँ पर जो है 50 बेड का हॉस्टल में भी इनाग्रेशन होने वाली है और डायलिसिस सेंटर का भी जो है वो हॉस्टल में इनाग्रेशन हो जाएगी सीएम उमर अब्दुल्ला के दौरान। लोग जो है इस आगे जिनके घर उजड़ गए हैं और साथ में जो ये चलिए, चूंकि टंगडार से राब्ता बड़ा मुश्किल है, फिलहाल टंगडार पहुंचेंगे उमर अब्दुल्ला और उम्मीद लगाई जा रही है कि वो वहां पर मकामी आबादी से भी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कल पूंछ के दौरे पर थे। पूंछ में सुरनकोट से लेकर मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया, मुतासिरीन से मुलाकात की। वहीं आज शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के दौरे पर है, जहां पर वो जो मत्सल से आए हुए लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। कैरन, टंगडार, करना से जिन लोगों को वहाँ से निकाला गया था, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था, वहाँ पर उनसे मुलाकात करेंगे। और लगातार जो वहाँ के मेम्बरान असम्बली है, चाहे कैसर जमशेद लोन हो, मीर सैफुल्लाह हो, फयाज मीर हो या दीगर जो MLAs हैं, वो भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। और ख़ासकर जो मुतासरीन हैं जो पाकिस्तान की गोलाबारी से निशाना बने थे, उन्हें निशाना बनाया गया था, उनके इमलाक को नुकसान पहुंचा था, उनके घर तबाह हुए थे, जो मेम्बरान असम्बली है वो भी उनसे मिल रहे हैं। और आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी उन लोगों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ यकजहती का इजहार करेंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इससे पहले उन्होंने जम्मू का भी दौरा किया और जम्मू में भी जो मुतासिर लोग थे, खासकर जो गोलाबारी से मुतासर हुए थे और जिन लोगों ने जान गंवाई, उनके लवाकिन से भी उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ हमदर्दी और इज़हार यकजहती का इजहार किया। उसके बाद कल पूंछ के दौरे पर थे। पूंछ में भी सुरनकोट से लेकर दूसरे कई इलाकों मेंढर का उन्होंने दौरा किया और उस मौका पर जो मेम्बरान असम्बली है वहाँ के, वो भी उनके साथ मौजूद थे। और वहाँ पर उन्होंने जो मुतासरा लोग हैं उनको यकीन दहानी कराई कि सरकार जो है वो उनके साथ है। एक तरफ से जहाँ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इन लोगों से मिल रहे, तो दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी लगातार मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं ताकि लोगों को यकीन दहानी कराए। बात वज़ीर आला के दौरे के हवाले से, लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की। बात करते हैं उस नए नॉर्म की, उस नई तारीख की जो कल वज़ीर आज़म की तरफ से सामने रखी गई। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल एक नई तारीख का आगाज़ कर दिया, कहा कि अब भारत के अंदर एक नए दौर का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान और बात ऑपरेशन सिंदूर के पस मंज़र में की गई और पाकिस्तान के साथ किस तरीके के ताल्लुकात हो सकते हैं, उसके लिए पेशगी शराइत क्या है, ये तमाम बातें वज़ीर आज़म साहब की तरफ से सामने रखी गई है। बड़ी बात कि वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे तो बात सिर्फ POJK पर, यानी पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर पर होगी, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना ठिकानों को ख़त्म करने पर होगी। ये पहला बड़ा बयान था। उसके बाद जो दूसरा बयान उनका था वो उस ट्रीटी को लेकर था जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। इस पर वज़ीर आज़म ने मुल्क की पॉलिसी को साफ करते हुए कहा कि दो चीज़ें एक साथ नहीं चलती हैं, गोली बारूद, धमाके और तिजारत या पानी एक साथ नहीं चलेगा और इसलिए खून और पानी को एक साथ चलने की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर भी अपनी एक नई पॉलिसी का आगाज़ करते हुए कह दिया कि इसे हमने सस्पेंशन में डाल दिया है। और फिर तिजारत और डिप्लोमेटिक टाइज पर भी वज़ीर आज़म ने कल खुलकर बात रखी, कहा कि गोली और बातचीत एक साथ नहीं और हम पाकिस्तान के हरकत को देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान वहाँ पर खुद एहतिसाबी करें और अगर वो करने में कामयाब हुए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। बसूरत दीगर ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया है, उसे फिलहाल रोका है, ज़रूरत पड़ी तो पुरजोर कार्रवाई दोबारा भी की जाएगी। तो भारत की तरफ से
ऑपरेशन सिंदूर के इख्तिताम के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौम के सामने आए, पाकिस्तान को लेकर बात सामने रखी और साफ कर दिया कि शक्ति और शांति ये वो दो चीजें हैं जो दोनों भारत के पास है और भारत हर जगह इनका सम्मान भी करता है, लेकिन इसे गलत इस्तेमाल ना किया जाए, इस हवाले से भी हम होश के नाखून ले चुके हैं। सीधी सीधी बात पाकिस्तान के लिए कि न तो आपको इंडस वाटर ट्रीटी अब वापस मिलेगी, ना ही तिजारत वापस होगी और ना ही बातचीत का दरवाजा कोई खुलेगा तब तक जब तक पीओके पाकिस्तान जेर कब्जा कश्मीर पर बात होगी। अब बात होगी तो जनाब उन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की हवालगी के हवाले से होगी जो बार बार पाकिस्तान को दिए गए हैं। पहले जरा याद रखिएगा कि वजीर आजम साहब ने किस तरीके से ये 2-3 जुमले बताए, क्योंकि यही पूरा 20-25 मिनट का जो तकरीर थी उसमें बस यही क्रैक्स था कि क्या पॉलिसी है नए भारत की विज़ाविज़ पाकिस्तान। इसको जरा एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद इसका रद्द-ए-अमल क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। सुन रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने तमाम हालात वाक़ात की अक्कासी और ये साफ कर दिया कि न तो तिजारत होगी, न तो बातचीत होगी और ना ही पानी पर कोई हक पाकिस्तान का तब तक होगा जब तक वो अपने बुनियादी मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं होते। यानी बुनियादी मौक़िफ़ जो उनका है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जिस तरीके से चल रही हैं, जब तक उससे वो दस्तबरदार नहीं होते हैं, जब तक वो हालात को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम नहीं करते हैं, तब तक इस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी। कल ही वज़ीर आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की दरख्वास्त पर सीज़ फायर हुआ है। पाकिस्तान की डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की दरख्वास्त पर जनाब सीज़ फायर हुआ, यह कल वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर कहा है। इसके पस मंज़र में सबकी नज़रें यूएस पर थी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर आपको आएंगे वापस तो आपको बताएंगे कि अमेरिकी सदर ने हफ्तावार ब्रीफिंग दी। हफ्तावार ब्रीफिंग में तकरीबन 8 से 9 मिनट की जो तकरीर थी उसमें जम्मू कश्मीर झलका, उसमें भारत और पाकिस्तान की बात हुई और इन बातों से भारत के अंदर सियासत क्यों गर्मी है, इसमें गर्माहट क्यों आ रही है और मुबस्सिरीन इस बयान को कैसे देखते हैं, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तेकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके और सलाम जेके के एक और पड़ाव में हम आ चुके हैं और बात जरा यहां पर करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह बयान तब आया है जब भारत के अंदर वजीर-ए-आज़म साहब ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से सीज फायर हुआ पाकिस्तान के कहने पर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बात सामने रखते हुए यह साफ कर दिया कि दो न्यूक्लियर मुल्क जंग के दहाने पर आ चुके थे और तबाही पूरे साउथ एशिया की थी तय, लेकिन उनकी बरवक्त मुदाखलत से जंग टला है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट खुद को दिया और साफ किया कि उनकी इंतजामिया यानी डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया मुसलसल भारत और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ राब्ते में थी और उन दोनों को ये कहा कि अगर आप जंग के मैदान में जाते हैं तो अमेरिका के साथ आपकी तिजारत नहीं होगी। अच्छा ये है कि जंग जदल को ख़त्म करके अमेरिकी तिजारत के साथ आगे बढ़े। ये हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कल सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह हफ्ता इंतहाई अहम हफ्ता रहा क्योंकि बुनियादी तौर पर बड़े फैसले लिए गए जिससे पूरी दुनिया के अंदर अमन और सुकून बरकरार रहा। डोनाल्ड ट्रंप रात देर के बात कर रहे थे जिस दौरान उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने भारत और पाकिस्तान को आमने सामने होने से बचाया, न्यूक्लियर तसादुम होने से बचाया और फिर दोनों मुल्कों ने किस तरीके से तिजारत पर आमादगी जाहिर करते हुए जंग से खुद को दूर रखने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप को फटाफट से जरा सुन लीजिएगा और उसके फौरन बाद मारूफ तज्जिया निगार सोहेल काज़मी साहब के पास चलेंगे इसको डिकोड करने के लिए। Over the last few days, on Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. But trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. Today I signed an executive order. सर की दो तीन बातें आपने तो सुनी ली, जरा इसको और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सोहेल काज़मी साहब हमारे साथ है। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अमेरिकी सदर पहले दिन से ट्वीट करते आ रहे हैं। जिस दिन सीज फायर हुआ तो पहला ट्वीट अमेरिका से ही आया और अमेरिकी सदर ने इस बात की खुशखबरी दी कि दोनों मुल्क जो है वो सीज फायर कर रहे हैं। वो ट्वीट आने के बाद ही 4-5 सवाल असुद्दीन वैसी साहब ने पूछे कि बताइए जनाब हमारे देश का मामला और अमेरिका से फतवा आ रहा है। एक तो सवाल ये भी था। फिर एक और मामला सामने आया कि जनाब अगर ये सारी चीज़ें हमारी इंटरनल है तो जम्मू कश्मीर के मामले पर उनका मौक़िफ़ किस तरीके से सामने आया है, ये भी बड़ा इशू था। फिर तीसरा बड़ा सवाल ये है कि आज एक और दावा पेश किया गया और ये दावा भी बड़ा दिलचस्प है कि मैंने दोनों देशों से कहा कि जनाब ट्रेड करना है नहीं करना है, अगर नहीं करना तो फिर जंग जाइए। तो दोनों आमने सामने आए, कहा कि जनाब हाँ हम तिजारत के लिए तैयार है। ट्रंप साहब कहना क्या चाहते हैं? क्या वाकई तौर पर इतने मजबूत है डोनाल्ड ट्रंप की जंग के दहाने पर दो देश है और सबको पीछे कर दिया? जी इकबाल साहब मैं बोलूं? काज़मी साहब क्या आपको आवाज आ रही है?
देखिए सर, जी आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल, कैरी ऑन करें। देखिए सर, पहले तो गुड मॉर्निंग आप सबको। दूसरा ये है कि सर देखिए, जिस तरह की पेशरफ्त पिछले 2-3 दिनों में चलती रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका हैज प्लेड वेरी सिग्निफिकेंटली, वेरी डिप्लोमेटिकल वे में उन्होंने चाल चली है। और डिप्लोमेटिकल वे में वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं, किसी को खुश नहीं करना चाहते हैं, अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन करना चाहते हैं। उसी के पश मंजर में आप देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से मीडिएट किया। ये भी था कि शायद चाइना ना मीडिएट कर दे दो मुल्कों के बीच में, तो इससे पहले कोई और मुल्क मीडिएट करे, इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ जाता है और ये जो सीज फायर की जो अनाउंसमेंट है वो हो जाती है। क्योंकि ट्रंप जानता है कि किस तरह से पूरी दुनिया में अपना जो सुप्रीमेसी है वो बना के रखनी है, और वो इस हद तक चला गया कि उसने ट्रेड का एक धमकी दे दी कि ट्रेड बंद हो जाएगा अगर सीज फायर नहीं करते हैं, या ये जो कश्मीर इशू है इसको बायलैटरली हम बैठ के हम डिस्कस करेंगे, जो पहले भी होता रहा है कि हमेशा कहता रहा है कि हम इंटरवीन करेंगे इशू के को लेके, कश्मीर इशू को लेके, लेकिन कभी हुआ नहीं। लेकिन जो कल प्रधानमंत्री ने एड्रेस टू नेशन किया है, विज दिस ऑल इंसिडेंट्स, पहलगाम अटैक से लेके परसों तक, वो सब इंडिकेट करता है कि भारत एक बिल्कुल स्ट्रांग मुल्क है। भारत ने रिटेलिएट किया है पहलगाम अटैक को लेके, अपना जो मकसद था 9 लोकेशंस पे टेरर कैंप्स को उड़ाने का वो पूरा किया है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका भी जानता है कि भारत के लोग जो हैं वो पूरी क़यादत के साथ है टेररिज्म को लेके, और टेररिज्म पे बिल्कुल बातचीत जो है नेगोशिएबल नहीं होगी, या तो बातचीत होगी या फिर टेररिज्म होगा, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलेंगी। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है 2014 ऑनवर्ड्स, आज ऑपरेशन ऑल आउट जब हमने लॉन्च किया जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने, तब से लेके आज तक वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पे चल रहा है। अब उसमें ऐड हो गया ऑपरेशन सिंदूर, तो मैं समझता हूँ, और वो भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। हमने देखा कि सीज फायर की वायलेशंस के बावजूद कल भी सांबा सेक्टर में 3-4 उन्होंने सीज फायर वायलेशंस जो है वो की हैं। ये इंडिकेट करता है कि उनकी वो जो ट्वीट है वो जमीनी हकायक पे उतना मजबूती से पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि पाकिस्तान की नीति हमेशा टेररिज्म को प्रमोट करने की रही है। लेकिन उसका जवाब इंडिया खुद देगा, इंडिया के सोल्जर्स देंगे, इंडिया की आर्मी देगी, और वक्तन फवक्तन अच्छा सोहेल काज़मी साहब, अब चूंकि सीज फायर हो गया है, क्या उम्मीद लगाई जाए कि ये देरपा अमन कायम रहेगा? और जिस तरीके से कल हमने देखा कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस इस बात पर मुत्तफिक हुए कि चलिए जनाब सरहदों से थोड़ी बहुत कशीदगी को और कम करते हैं, सब फौज कम करने की बात सामने आ रही है। लेकिन जो कल रात का इंसिडेंट था, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, पंजाब तक और आगे की रियासतों तक भी सूरत हाल बड़ी मुश्किल तरीन रही, सायरन बजाने पड़े, ब्लैकआउट करना पड़ा। तो इस बीच क्या मुस्तकबिल है इस सीज फायर का आपकी नजर में? देखिए, मोटे तौर पे जो सीज फायर हुआ है वो तो वेलकम किया है, क्योंकि देखिए कोलेटरल डैमेज होती है, दोनों एलओसी पे लोग जो हैं वो सफर करते हैं, ह्यूमन लाइफ का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी नुकसान होता है, हुआ भी है बहुत। अभी तो असेसमेंट नहीं आप कर रहे, अभी तो हम उस शॉक से बाहर आ रहे हैं दोनों तरफ से कि भैया ये 3 दिन जो चला है इसकी रिपरकशंस क्या है। लेकिन आप पाकिस्तान को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जो पनप रही है, और उनके जितने भी सीनियर लोग हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है या प्राइम मिनिस्टर है, वो इसको प्रमोट करते हैं। घर के सरबराह जब कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं तो आप उस पर रोकथाम एकदम नहीं कर सकते। हाँ, पूरी दुनिया में आप डिफेम हुए हैं, पूरी दुनिया के आगे आपको चलना है, बायलैटरल ट्रेड आपको चलाना है, इकोनॉमी को मेंटेन करना है, जमहूरियत तो पहले ही नहीं है पाकिस्तान में। तो बहुत सी चीजें हैं जिस पे थोड़ा सा वो बैकफुट पे पाकिस्तान जाएगा, लेकिन टेररिज्म टोटल खत्म हो जाएगा वहां से, या वो सीज फायर वायलेशन छोड़ देंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो क्या ये जो सीज फायर हम बता रहे हैं कि हमारी शर्तों पर है, क्या यह मुमकिन है कि ये देरपा हो और जंग जैसी सूरत हाल दोबारा ना पैदा हो? क्योंकि भारत की तरफ से साफ कर दिया गया कि एक भी गोली चली तो गोले चलेंगे, यहां से गोले चलेंगे तो सूरत हाल पुरतनाव होगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इशफाक साहब, ये सिचुएशन जो है इस वक्त भी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान जिस वक्त भी कोई छोटा मोटा भी सीज फायर वायलेशन करेगा, भारत उसको रिटेलिएट करेगा और मोटे तौर पे करेगा, और खुदा ना खास्ता कहीं कुछ चीजें बढ़ जाएंगी तो हम दोबारा उस सिचुएशन पे आ जाएंगे जिस सिचुएशन पे हम परसों थे। या कोई ऐसी चीज वो करेगा जिससे कि यहाँ दोबारा जो है इनसिक्योरिटीज बढ़ जाएंगी जम्मू कश्मीर में या बाकी बॉर्डर्स पे जहां जहां भी पाकिस्तान सटता है हमारे साथ, तो हिंदुस्तान उसको छोड़ेगा नहीं, और हिंदुस्तान आज स्ट्रॉन्गरली इसको रिवोल्ट कर रहा है। मोदी ने कौम को खिताब किया और पूरी दुनिया को उन्होंने ये मैसेज दी कि पाकिस्तान के साथ टेरर और टाक एक साथ नहीं चल सकते।
जो मुज़ाकरात है, अगर मुज़ाकरात होंगे, अगर बातचीत होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पर होगी। ये संदेश वज़ीर आज़म मोदी का पूरी दुनिया को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, देखिए उन्होंने धमकी देके सीज फायर किया है। देखिए दो मुल्क जब लड़ते हैं तो कोई ना कोई मीडिएट करता है। इससे पहले कि चाइना मीडिएट करता, अमेरिका ने पहले ही बाजी मार ली, क्योंकि वो दिखाता है और बताता है पूरी दुनिया को कि मैं सुपर हूं, मैं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है और जो मेरी डिक्टेशन से उसी पे काम चलेगा। लेकिन जो दो मुल्कों के बीच में कशीदगी होती है उसको मिटाने के लिए आपको सॉफ्ट लाइन्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। आपको सॉफ्ट लाइन्स को छोड़ के जब हार्डर पॉइंट्स पे आप कोई बात करते हैं तो उसके रिजल्ट जो है अच्छे नहीं आते हैं दोनों मुल्कों के बीच में। और इन ओवरऑल इफ यू सी द वर्ल्ड सिनेरियो, और तो कुछ लोगों ने बहुत इसको प्रेज किया है कि इन्होंने मीडिएट किया है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसको रिवोल्ट किया है कि वो टर्म्स और कंडीशंस के साथ अमेरिका जो है इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है जब पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, जो अपोजिशन हमारी डिमांड कर रही है, उसमें सारी चीजें जो है इस पूरे 4-5 दिन की वो निटी-ग्रिटी जो है, किन वजूहात पे, किन चीजों पे और किन मुआहिदों पे हमारी बात हुई है, तो मुझे लगता है फिर एक क्लियर मैसेज जो है इंडिया के और एक क्लियर मैसेज हो गया। लेकिन अब काज़मी साहब, चूंकि आपने पाकिस्तान का भी टूर एक किया है, जब साफमा के वो टूर लोग आए थे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हम ब्रीफिंग्स का सिलसिला देखते हैं, चाहे वो एयर डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स की ज्वाइंट ब्रीफिंग्स हो, 2-3 दिन वो चली, उसके बाद कंटिन्यूसली तीनों चीफ आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, और जब ब्रीफ उन्होंने किया तो हवा में कोई बात नहीं थी। उन्होंने विद डिजिटल एविडेंसेस बताए कि किन किन एयरबेसिस पर हमला हुआ, क्या क्या हुआ, कौन कौन से कैंप्स को तबाह करने की कोशिश की गई, कहां पर स्ट्राइक्स की गई, और निटी-ग्रिटी जो थी वो ऑलमोस्ट सारी आ चुकी है। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जनाजे भी पड़े गए, पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूस भी हुए। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि जिस मुल्क पर सबसे ज्यादा हमला हुआ, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई, वहां पर कल जश्न मनाया गया। क्या ये जश्न स्टेट स्पॉन्सर्ड था ताकि लोगों के माइंडसेट को डाइवर्ट किया जाए कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट खुद ये मान रही है कि हमला हुआ है जी, उसके बाद हमें एक्टिवेशन पे आना पड़ा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान में तो अगर अपना नैरेटिव के लिए पाकिस्तान आर्मी का जो डिस्प्ले रहा, जो 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 लोग वहां मारे गए और उनके जनाजों पे जो आप देख रहे थे, जिस तरह के जनरल, जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह के एस्टेब्लिशमेंट, देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि पाकिस्तान ने एक टेररिज्म की क्रॉप इतनी हैविली इन्वेस्टमेंट से लगाई है जिसको काट पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन सी चीज है। और वो जो आउटफिट्स हैं, जितने भी मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, उनको तो वो बिल्कुल प्रोपोगेट करता रहा है, उनको तो वो पालता रहा है, उनको तो वो आज वो बड़े हो चुके हैं और उनको सदमा होता है कि अगर उनका कोई, वो तो मुजाहिदीन के लफ्ज से उनको एड्रेस करते हैं कि हमारे मुजाहिदीन हैं, वो पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा रिलाई तो इन लोगों पे करते हैं। लेकिन ये है कि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है पूरे बैनुल-अक़वामी सिस्टम ने देखा, जिसके प्रूफ्स, विजुअल और सारी चीजें जो है आपके सामने थी और पूरी पाकिस्तान के सामने थी। हिला तो है पाकिस्तान, हिल गया पाकिस्तान। चलिए एक आखिरी चीज सुहेल साहब आपसे जानना, कल डीजीएमओस की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि जनाब सीज फायर जो है वो सेट है, रात को ड्रोन आए, उसके बावजूद भी आर्मी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ऑल इज बनने वाली कोई बात नहीं है। क्या मैं ये मानूं ये छोटे ड्रोन्स का आना, स्कैनिंग वाले ड्रोन्स का आना, ये अब एक नित नॉर्मल है, ये चीजें चलती रहेंगी और हम अपना काम भी करते रहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। देखिए मैंने उनको कहा, आपसे कहा कि ये एक परमानेंट फीचर है पाकिस्तान का, जितनी भी हमारी LOC पुंछ सेक्टर में, मेंढर सेक्टर में, सांबा सेक्टर में, जितने सेक्टर्स पे हैं, हम 77 ईयर्स से ये भोग रहे हैं। वो अगर सीज फायर वायलेशंस का जो एग्रीमेंट है वो उस पर नहीं चलते हैं तो हमें अपना तैयारी हमेशा रखनी है, हमें अपना जो पैरामिलिट्री है और जो हमारे सोर्सेज हैं उसकी इनपुट्स के हिसाब से रिटेलिएट करना है। हम करते भी रहे हैं और अपनी सरजमीन को बचाने के लिए करते भी रहेंगे। लेकिन यह है कि मोटे तौर पे जो सीज फायर जो एग्रीमेंट हुआ है, जो ट्रंप के मीडिएशन से हुआ, यह है कि मोटे तौर पे वो बंद हो चुका है। लेकिन छोटी मोटी एक्टिविटीज पाकिस्तान करता रहेगा और भारत उसको जवाब देता रहेगा। मुझे आज तक यही लगा है। करने के लिए, अपडेट करने के लिए, बताने के लिए कि तज्जिया तबसरा करने के लिए कि सीज फायर की मुद्दत कितनी हो सकती है और जिस तरीके के हालात बने हैं इसमें अब आगे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है नई दिल्ली से, जहां पर पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा का अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। बड़ी खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है
कि पार्लिमानी कमेटी बराए वजारत खारजा का अहम तरीन इजलास होगा और इस इजलास की सरबराही मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर करने जा रहे हैं। 19 तारीख को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए एक्सटर्नल अफेयर्स का अहम तरीन इजलास होगा और इस इजलास के अंदर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब मौजूद रहेंगे, जो हालात वाक़ात से आगाही दिलाएंगे। अहम तरीन इजलास पार्लिमानी कमेटी बराए एक्सटर्नल अफेयर्स का होने जा रहा है 19 तारीख को। शशि थरूर इस कमेटी के हेड हैं और एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑपरेशन सिंदूर के क्या कुछ रहे हैं विक्रम मिश्री अपडेट करेंगे उस सिलेक्ट कमेटी को, उस पार्लियामेंट की कमेटी को जिसे आप स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं। बड़ा इजलास 19 मई को तलब किया गया है और शशि थरूर इस इजलास की सरबराही करेंगे। विक्रम मिश्री फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहां पर ब्रीफ करेंगे कि भारत ने किस तरीके से ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन के खदुखाल किस तरीके के रहे हैं, फॉरेन डेस्क पर क्या कुछ काम हुआ है, आने वाले दिनों में किस तरीके की मुश्किलें पैदा हो सकती है। ये तमाम चीजें जो है 19 तारीख को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए एक्सटर्नल अफेयर्स के सामने रखा जाएगा। याद रखिएगा, जहां 19 तारीख को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए एक्सटर्नल अफेयर्स का अहम तरीन इजलास है, वहीं पर एक बार फिर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम को खत रवाना किया है, जिस दौरान मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई है और मौजूदा सूरत हाल के बीच ये दरख्वास्त की गई है कि पार्लियामेंट का खसूसी इजलास तलब किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर, भारत और सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से हर मुमकिन बातचीत हो सके और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सूरत हाल पर पार्लियामेंट के अंदर बहस की जाए। अगरचे कुछ मेंबरान पार्लियामेंट का यह मानना है कि यह सिक्योरिटी सिनेरियो है और इस पर खुलकर बहस करना जायज नहीं है। सिलेक्ट कमेटियां और इलेक्टेड कमेटियां जो है वो मुसलसल इस पर नजर रखे हुए हैं। उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने खत रवाना किया है एक बार फिर वजीर आजम साहब को, जिसमें दरख्वास्त की गई है कि पार्लियामेंट का खसूसी इजलास तलब किया जाए। फिलहाल पार्लियामेंट कमेटी बराए एक्सटर्नल अफेयर्स का 19 तारीख को भी अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। अब जरा रुख करते हैं पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान से एक और खबर सामने आ रही है और पाकिस्तानी ज़राए अबलाग इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि अमेरिका से एक खसूसी जहाज पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है और रवानगी का मकसद जो है वो इंतहाई अहम और बड़ा है। सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जौहरी तनसीबात को शायद नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान के अंदर और रेडिएशन लीक की खबरें पिछले 24 घंटों के दौरान मुसलसल सामने आ रही है। और अब इत्तला और खबर यह है कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन का वफ़द खसूसी जहाज के जरिए से पाकिस्तान पहुंच चुका है। मकामात पर पाकिस्तान की एयरबेसिस के अंदर, उन एयरबेसिस के अंदर नूर खान एयरबेस भी है जो रावलपिंडी के बिल्कुल नज़दीक है, रावलपिंडी हेडक्वार्टर के बिल्कुल पास है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उसके बाद जो सरगोदा एयरबेस पर, नूर खान वाले एयरबेस पर जब हमला हुआ तो ये हमला उस आसपास हुआ है जिसे किराना हिल्स कहते हैं। ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड पाकिस्तान का रखा हुआ है। अब यह बड़ी दिलचस्प बात है, कल एयरफोर्स से यह सवाल पूछा गया, इंडियन एयरफोर्स से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या किराना हिल्स पर कोई मिसाइल स्ट्राइक हुई है क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर वॉरहेड है, तो आईएएफ के चीफ ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि वहां पर आईएएफ का है, वहां पर न्यूक्लियर हेड है और यह बात आपसे हम सुन रहे हैं कि वहां पर स्ट्राइक हुई है। हंसते हंसते उन्होंने इस बात को टाल दिया, लेकिन खबर यह सामने आई कि अमेरिका का खसूसी तैयारा पाकिस्तान आ चुका है, जिस तैयारे के अंदर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के जिम्मेदारान हैं जो इस न्यूक्लियर लीक की खबर के हवाले से आसपास के इलाके का मुआयना करेंगे। आईएसपीआर का मानना है कि जनाब इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं है, हमारा वहां पर न्यूक्लियर हेड नहीं है, लेकिन स्ट्राइक 2 हुई है जो सैटेलाइट इमेज भी बता रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि बैक टू बैक जो 2-3 भूकंप के झटके हल्के और बड़े आए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके पीछे भी
सिस्मोलॉजिस्ट जो हैं उनका मानना है कि ये रिवायती तौर नहीं है जी, ये गैर रिवायती तौर पर आए हैं। इसलिए इन तमाम हालात के बीच सबकी नजरें किराना पहाड़ियों पर है, जहां पर अमेरिका का खुसूसी टीम भी आया है और इस वक्त मुआयना वहां पर चल रहा है। ये पाकिस्तानी ज़रा अबलाग की तरफ से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, अगर ये सही हुआ तो इसके असरात साउथ एशिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिलेंगे। इंतहाई खतरनाक मामला सामने है। अगर इस तरीके की रेडिएशन लीक हुई है तो आसपास के इलाके के अंदर बड़ी तबाही ने दस्तक दे दी है। चलिए, बात भारत पाक कशीदगी के हवाले से हो रही है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान भी हमने आपके सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ पाकिस्तान और भारत को कहा कि हम आपके साथ तिजारत रोक देंगे अगर आप जंगबंदी पर राजी नहीं हुए। ताहम इस पर भारत सरकार ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और भारत सरकार ने इस बयान की मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर के बयान की भारत ने तरदीद की है और कहा कि अमेरिकी क़यादत के दरमियान तिजारत पर कोई बात नहीं हुई। उनके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की गुहार लगाई गई, फरियाद लगाई गई तमाम मुल्कों को। जिस दौरान भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान अपनी बर्बादी को देखकर कई मुल्कों के पास गया, फरियाद लगाई कि जंगबंदी की जाए। उसके बाद ही ये जंगबंदी जो है वो तय हुई है। ताहम अमेरिकी सदर के उस बयान की तरदीद की गई जिसमें उन्होंने कहा कि तिजारत की बात हुई। भारत पाकिस्तान को बताया गया कि अगर वो जंग नहीं रोकते हैं, सीज फायर पर राजी नहीं होते हैं तो उनके साथ अमेरिका अपनी तिजारत बंद करेगा। लेकिन भारत ने इस बयान की तरदीद की है और उन्होंने साफ किया है कि जो अमेरिकी क़यादत है, चाहे वो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हो जेडी वेंस या जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जिन्होंने इस टेंशन के दौरान जो डॉक्टर एस जयशंकर से बात की थी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी बात की, तमाम उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस बातचीत के दौरान तिजारत पर कोई बात नहीं हुई, बल्कि जो सीज़ फायर हुआ ये पाकिस्तान के कहने पर हुआ। जब पाकिस्तान ने फरियाद लगाई कि सीज़ फायर की जाए, उसके बाद ही ये सीज़ फायर हुआ। और जो अमेरिकी सदर का बयान था ट्रेड के हवाले से, ये इस बयान की उन्होंने मुखालफत की है और कहा कि इस तरह की कोई बातचीत अमेरिकी क़यादत के साथ नहीं हुई, बल्कि ये पेशरफ्त पाकिस्तान की तरफ से हुई। पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई कि जंगबंदी की जाए, उसके बाद ही जंगबंदी पर दोनों मुल्क मुत्तफिक हुए। ताहम अमेरिकी ये तो था सरकार का मौक़िफ़ जो आपको सुनाया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस हल्ला बोल पर आ चुकी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेरा साहब का स्टेटमेंट सामने आया है और पवन खेरा का मानना है कि सिंदूर इज नॉट फॉर सेल, कोट अनकोट। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का मानना है कि सिंदूर तिजारत के लिए नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म साहब की खामोशी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संगीन मसला है। वज़ीर-ए-आज़म अपनी चुप्पी को तोड़कर जवाब दे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से तिजारत, सिंदूर और खून को जोड़ा है, क्या यह वाकई तौर पर सही है? अगर सही है तो जवाब दे और अगर गलत है तो अमेरिका को बता दे कि आप ब्रीफिंग्स गलत कर रहे हैं। पवन खेरा ने महाज खोल दिया, कांग्रेस ने महाज खोल दिया इस वक्त सरकार के खिलाफ और दिन में आज शायद ब्रीफिंग्स भी होंगी, दिन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस ज़िमन में आगे चलाई जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात पाक, भारत और अमेरिका के हवाले से हुई है तो बात चाइना के हवाले से भी आपके सामने रखते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत ने चीन को हथियार सप्लायर करार दिया है। और आपको बता दें कि पहली बार भारत की तरफ से ये बयान सामने आया है कि चीन को हथियार सप्लायर करार दिया गया है और इसके सबूत भी दिए गए हैं कि पाक भारत कशीदगी के दौरान जहां चीन ने पाकिस्तान के मुकम्मल तौर पर हिमायत की, वहीं चीन ने अपने हथियार भी पाकिस्तान को दिए, जिन हथियारों से बाद में उन्होंने भारत पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन इन तमाम हमलों को नाकाम बना दिया गया। लेकिन ये साफ कर दिया गया कि भारत
ने कहा कि चीन को हथियार सप्लायर करा दिया गया है और और कहा गया भारत कशीदगी के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने यह साफ कर दिया है कि किस तरीके से चीन दरपर्दा रहकर पाकिस्तान की हिमायत करता रहा है। और न सिर्फ इतना बल्कि आगे ये भी कहा कि जिस तरीके के इंटरसेप्शंस हुए हैं उससे ये साफ लग रहा है कि जो हाईटेक फॉरेन वेपन्स पाकिस्तान को मिले उनमें एक बड़ा जखीरा चीन का था। चीन की तरफ से PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, तुर्की की तरफ से याया जो ड्रोन्स हैं वो तबाह किए गए हैं, जो ये साफ बता रहे हैं कि इन दोनों मुल्कों ने किस तरीके से हाथ मिलाकर भारत को तबाह कराने की जो नाकाम कोशिश थी वो कराई थी। लेकिन एयर मार्शल AK भारती और डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह साफ कर दिया गया कि PL-15 एयर टू एयर मिसाइल जो चीन का है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया गया, जिसको नाकाम बनाया गया। और तुर्की के बाइकर जो सबसे बड़ा ड्रोन है, जो खतरनाक ड्रोन माना जा रहा है, उसको भी नाकाम कर दिया है। और यह साफ है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इन तमाम मुल्कों से हथियार लिया, भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया, तब जब भारत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना इक़दाम को ख़त्म करवाने के हवाले से मरकज़ को ख़त्म किया था। लेकिन पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो दुनिया भर के सामने आई है। और इस तरीके से चीन और तुर्किया ने भी अपना किरदार साफ कर दिया है कि किस तरीके से उन्होंने भारत मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बात पहली बार भारत की तरफ से चीन का नाम सामने रखा गया है। भारत पाक कशीदगी के बीच जरा बात अब उन लोगों की भी करते हैं जिनके आशियाने टूटे हैं। पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, केरन, टंगडार और इसी तरीके से गुरेज सेक्टर के अंदर जो तबाही मची है वो किसी से छुपी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ट्रॉमा हुआ है और लोग अभी भी घरों से बेघर हैं। न सिर्फ इन इलाकों के अंदर बल्कि जम्मू प्रोविंस के अंदर जब आप देखेंगे जो सरहदी इलाके हैं वहां पर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके फौज और दीगर एजेंसियां इन इलाकों के अंदर सफाई के अमल को तेज कर रहे हैं, यानी जो वो चीजें बॉम्ब्स जो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए हैं एक तरफ से उनको हटाने का काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो ये भी है कि किसी न किसी तरीके से उन लोगों को राहत मिले। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लोग वापस अपने घरों की ओर सफर करना शुरू कर चुके हैं, उन इलाकों की ओर जहां पर कल पूरे दिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उन खंडरात को साफ करने की कोशिश की। ये तस्वीरें हैं, आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बारामूला की, जहां पर उड़ी के जो लोग हैं उन्हें बारामूला में मुख्तलिफ जो रिहेबिलिटेशन सेंटर थे वहां पर उन्हें रखा गया था। लेकिन कल बाज़ाब्ता तौर पर कुछ ही इलाकों में जिनको फिलहाल सैनिटाइज किया गया है वहां पर फौज की तरफ से कार्रवाई चलाई गई और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया कि किस तरह के कोई शल जिंदा ना हो, लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके बाद ही सिर्फ कुछ इलाकों में फिलहाल लोगों को इजाज़त दे दी गई है कि वो अपने घरों को वापस लौटे। और ये वो तस्वीरें हैं जब लोग जो है वो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। जो सरहद के करीब वाले इलाके हैं, उड़ी और दीगर जो सरहद के करीब वाले इलाके हैं वहाँ पर लोगों की अब वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी लोगों को हिदायत दी गई है कि वो एहतियात बरते, क्योंकि कुछ एक इलाकों में अभी भी सैनिटाइजेशन का काम बारामूला के तकरीबन 17 गांव ऐसे हैं जी जो अभी भी वर्स्ट हिट है और 7 इलाकों को कल साफ करने की कोशिश की गई है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लगातार कोशिश में है और हुकूमत की तरफ से 4-5 नंबर भी दिए गए हैं कि अगर किसी को कहीं पर कोई तकलीफ हो, परेशानी हो तो वो वहाँ पर रब्ता भी कर सकता है। और तकरीबन 20 के करीब UXOs यानी वो हथियार जो फटाई नहीं है, अनएक्सप्लोर है, उनको कल उठाने की कोशिश भी की गई है। और इस तरीके से फौज अब एक और महाज पर है जहां पर रिहायशी इलाकों को साफ करने का अमल तेज किया गया है। अब जरा चलते चलते आपको हज परवाजों के हवाले से भी खबर बताते चले, क्योंकि मामला हज का है और हज बिल्कुल हमारे सामने है। परवाजों का आना जाने का सिलसिला आज से शुरू हुआ है। इस बीच रियासती हज कमेटी ने मरकजी हज कमेटी के साथ सलाह मशवरा शुरू किया है और 14 मई से दोबारा से उन दरमानदा हाजी साहिबान को भेजने का सिलसिला तेज किया जाएगा जिन्हें वक्त मुकर्ररा पर नहीं लिया जा सका। हर दिन 2-2 परवाजें जाएंगी, यानी बुधवार को 14 मई को 2 परवाजें जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि तकरीबन 320 हाजी साहिबान को रवाना किया जाए। कुल मिलाकर 2240 हाजी साहिबान हैं जिन्हें अभी भी
हज पर भेजना है और इस ज़िम्मन में लद्दाख के कुछ हाजी साहिबान भी है, जम्मू कश्मीर के भी है और रियासती हज कमेटी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी हज कमेटी के साथ रब्ता किया गया है, रिशेड्यूलिंग का सिस्टम बनाया गया है और इसी रिशेड्यूलिंग के तहत कल से अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, डिफेंस में कोई परेशानी नहीं रही तो कल से परवाजों का सिलसिला शुरू होगा और इस ज़िम्मन में तैयारियां हज हाउस के अंदर शुरू की गई है। इमरान नाइकू ने, हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू ने कुछ देर पहले रियासती हज अफसर के साथ भी बातचीत की। आप जरा इस बातचीत को देखें और हमें दे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल इसी प्रोग्राम में सलाम जेके में, लेकिन इस बातचीत के फौरन बाद आप छोटा सा वक्फा भी देखेंगे जिसमें 3378 के करीब हुज्जाज जा रहे थे, उसमें से एक ही फ़्लाइट हुई जिसमें 178 हुज्जाज चले गए। तो इसके बाद हमारी 10 फ़्लाइट्स हैं जो डिस्टर्ब हो गई, उसमें से 7 फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई। तो अब 3 फ़्लाइट्स जो हैं 14 और 15, 14 की 2 फ़्लाइट और 15 की 1 फ़्लाइट वो शेड्यूल्ड है। इंशाल्लाह वो फ़्लाइट्स इंशाल्लाह 14 और 15 तारीख को टेक ऑफ़ करेंगी। तो इसमें जो हुज्जाज किराम है 14 को पहली फ़्लाइट की उनसे इस्तिताअत है कि वो सुबह 6 बजे, 6 से 6:30 बजे हज हाउस रिपोर्ट करें और जो दूसरी फ़्लाइट है उनके हुज्जाज किराम को 9 बजे के लिए मदऊ किया गया, 9 बजे वो हज हाउस रिपोर्ट करें। जी, हमारे टोटल 3622 हुज्जाज किराम हैं जम्मू कश्मीर से, इनमें से 480 जो हैं वो दिल्ली एम्बार्केशन से चले गए हैं, मुंबई से 10 जा रहे हैं और हैदराबाद से 2 जा रहे हैं। इसके अलावा जो लद्दाख के हैं वो 242 वो श्रीनगर एम्बार्केशन से जा रहे हैं। टोटल हमारे 3372 जो हैं वो श्रीनगर से जाएंगे। इसमें से अभी 2 फ़्लाइट्स में 14 को 320 और 320 यानी टोटल 640 हुज्जाज किराम श्रीनगर से 14 तारीख को जाएंगे। इसमें हमें अब जो एक फ़्लाइट कैंसिल हुई इसका भी हमें लैंडिंग स्पेस देखनी पड़ती है और फर्दर कंट्रैक्ट वहाँ मदीना में, क्योंकि यहाँ से जो हुज्जाज जा रहे हैं मदीना जा रहे थे तो उनका कंट्रैक्ट वगैरह नया करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन लग सकते हैं उसको शेड्यूल को फिर आने में। अलबत्ता 12-15 का हम देख रहे हैं, अगर 15 में हो सकता है कोई एक फ़्लाइट एडजस्ट हो जाए 15 की तारीख, तो वो उसका ऐलान इंशाल्लाह कल किया जाएगा। अब जो हुज्जाज किराम अब रह गए जो अभी जिनका शेड्यूल अभी नहीं आया, तकरीबन